हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एससीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य वैसे पेड़ पौधों से है जो पूरी तरह अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल उगते हैं और बढ़ते हैं। इनके उगने एवं बढ़ने में मनुष्य का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं रहता है। इस तरह कृषि की विभिन्न फसलें, फलों के बगीचे वनस्पति तो कहलाएंगे, किंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं, क्योंकि कृषिगत फसलें, फलों के बगीचे आदि मनुष्यों द्वारा लगाए जाते हैं। हमारे देश में लगभग 47,000 विभिन्न प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस तरह भारत जैव विविधता के मामले में विश्व में 10वें स्थान पर एवं एशिया के चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों वाले पौधे हैं, जैसे फर्न, शैवाल आदि। भारत में लगभग 89,000 प्रजातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार के ताजे पानी की तथा समुद्री मछलियाँ पाई जाती है। बड़े बड़े वृक्षों एवं झाड़ियों द्वारा ढके हुए विशाल क्षेत्र को वन कहते हैं। भारत में प्राचीन समय से वनों का भारी महत्व रहा है। दंडकारण्य, वृंदावन, नंदवन, कानन वन आदि प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध वन है, जो ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहे हैं, जहां भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाएं घटित हुई है। हमारी भारतीय संस्कृति में वृक्षों को पूजने की परंपरा रही है। वेदों में तो वनों को समस्त सुखों का आधार माना गया है। अनेक धर्म ग्रंथों में वृक्ष को पुत्र तुल्य माना गया है। वनस्पति को जन्म के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, देशज एवं विदेशज। स्थानीय वनस्पति देशज कहलाती है, जबकि बाहर से आई हुई वनस्पति को विदेशज कहा जाता है। शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, कृषि के लिए खेतों की बढ़ती हुई मांग, ईंधन की बढ़ती मांग, शहरीकरण एवं औद्योगिकरण के लिए अधिकाधिक भूमि की आवश्यकता, बाढ़ों का प्रकोप, दावानल का प्रकोप आदि के कारण वनों की काफ़ी क्षति हुई है। मैदानी क्षेत्र में घनी जनसंख्या के कारण वन अब नाम मात्र के रह गए हैं। भारत में वनस्पति एवं वन प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित भौगोलिक कारणों से पाई जाती है। भूभाग का स्वरूप, इसका वनस्पति के प्रकार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पहाड़, पठार, मैदानी भागों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। पहाड़ का धरातल काफ़ी ऊबड़ खाबड़, ऊंचा तथा दुर्गम होता है, इसीलिए इस पर अलग तरह की वनस्पतियाँ उगती है। पठार अपेक्षाकृत कम ऊंचे होते हैं, किंतु इनका भी धरातल मैदानी भागों की तरफ एकदम समतल नहीं होता है, अतः यहाँ की वनस्पति अलग किस्म की होती है। चूँकि मैदानी भाग का धरातल समतल होता है, अतः मानव बसाव के लिए सबसे सुगम है। यहाँ मनुष्यों का बसाव सबसे अधिक है। लोग कृषि कार्य एवं बस्तियों के लिए प्राकृतिक वनस्पति को काट कर साफ कर दिए हैं, इसलिए मैदानी भागों में प्राकृतिक वनस्पति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। मिट्टी की अलग अलग किस्में भी वनस्पति को प्रभावित करती है। राजस्थान की बलुआही मिट्टी में हमें विशेष प्रकार की कांटेदार झाड़ियाँ मिलती है। वहीं गंगा के डेल्टा प्रदेश में जहाँ दलदल है, वहाँ एक खास किस्म के वृक्ष सुंदरी, पर्वतीय भागों में अधिक ऊंचाई पर वृक्ष के वन पाए जाते हैं। पथरीली मिट्टी के क्षेत्र में संकुल वन पाए जाते हैं, इसलिए उसे सुंदर वन कहते हैं। जलवायु, तापमान भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिससे वनस्पति की विविधता प्रभावित होती है। हिमालय पर्वत इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। हिमालय पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है और उसी के साथ साथ पेड़ पौधों की किस्म भी बदलती जाती है। जहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, वहाँ पौधे उग ही नहीं पाते हैं। सूर्य का प्रकाश भी वनस्पति की विविधता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक है। सूर्य का प्रकाश की अवधि, उसका तिरछापन तथा समुद्र से ऊंचाई जैसे कारकों का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में अधिक सूर्य प्रकाश मिलने के कारण पेड़ पौधे अधिक बढ़ते हैं। वर्षा की मात्रा वनस्पति को
नमी उपलब्धता कराती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि वनस्पति के उगने में नमी का क्या महत्व है। जैसे जैसे वर्षा की मात्रा घटती या बढ़ती है, वैसे वैसे वनस्पति में परिवर्तन होता है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जहाँ बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहाँ अत्यंत सघन वनस्पति एवं सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढलान जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ वनस्पति की सघनता, उसका प्रकार एवं उसकी ऊंचाई सभी प्रभावित होते हैं। इसी तरह गंगा के मैदान में जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा एवं उसकी अवधि घटती जाती है। इसका प्रभाव वनस्पति की सघनता, वृक्षों की ऊंचाई एवं उसके किस्म पर देखने को मिलता है। मानव जीवन के लिए इनकी अनेक उपयोगिताएं हैं। ये वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संतुलित करना, वर्षा को आकर्षित करना, मिट्टी अपरदन को रोकना, पत्तियों की खाद द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसके साथ साथ ये हमें अनेक प्रकार के वन उत्पाद भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कीमती लकड़ियाँ, जलावन, पशुओं का चारा, शहद, कत्था, जड़ी बूटियाँ आदि। इसके साथ साथ वन विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों के लिए निवास स्थान भी प्रदान करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीवों का वितरण काफ़ी हद तक भौतिक दशाओं एवं जलवायु से प्रभावित होता है। वन खास किस्म की वनस्पति, खास किस्म के प्राणी जगत को संरक्षण देते हैं। जब किसी जगह की वनस्पति बदल जाती है, तो वहाँ के रहने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित करती है और उनकी भी संख्या तथा किस्म बदल जाती है। किसी भी जगह के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं अपने भौतिक वातावरण से अंतर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे से भी संबंधित होते हैं। अतः ये तीनों आपस में मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। मनुष्य वनों को जब अपने लाभ के लिए काटता है, तो वह पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है तथा अपने भौतिक वातावरण की गुणवत्ता में गिरावट लाता है। इससे पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों एवं जीव जंतुओं की कई प्रजातियां लुप्त हो गई है या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। पृथ्वी पर एक खास किस्म वाले वनस्पति जगत एवं प्राणी जगत वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहा जाता है, जैसे मानसून जीवोम, मरुस्थलीय जीवोम, विषुवत रेखीय जीवोम आदि। इस प्रकार के सभी जीवों में एक खास किस्म की वनस्पति एवं एक खास किस्म के प्राणी जगत एक दूसरे से अंतर संबंधित है। ये सभी पृथ्वी के एक विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में तापमान, वर्षा एवं धरातल की विविधता पाई जाती है, इसलिए हमारे यहाँ प्राकृतिक वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव या डेल्टाई वन भारत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा असम के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ मोटे तौर पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तथा बहुत थोड़े समय के लिए ऋतु शुष्क होती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा तथा ऊंचे तापमान के कारण वृक्ष काफ़ी अधिक बढ़ते हैं। इनकी ऊंचाई क्रमशः 60 मीटर या उससे अधिक होती है तथा ये सघन वन के रूप में विकसित होते हैं। इसके कारण यहाँ सूर्य प्रकाश धरातल पर नहीं पहुँच पाता है। सूर्य प्रकाश पाने की होड़ में वृक्षों की सघनता, इनकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार की लताएं वृक्षों से लिपटी रहती है तथा धरातल विभिन्न प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित रहता है। इस प्रकार के वन में एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफ़ी कठिनाई होती है। वृक्ष भी अपने पत्ते एक ही बार और एक ही समय पर नहीं गिराते हैं, बल्कि थोड़ा थोड़ा और हर समय गिराते हैं। इसलिए वृक्ष हर समय पत्तियों से लदे हुए नजर आते हैं, अतः इनका नाम सदाबहार जंगल भी है। इन वन में अनेक बहुमूल्य लकड़ियों के वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड, सिनकोना, आबनूस, बांस इत्यादि। इस जंगल में चूंकि वृक्ष सघन एवं ऊंचे होते हैं, अतः एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर फांदने वाले जानवर, लंगूर, बंदर एवं इनकी अन्य प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है।
हाथी तथा असम के दलदली भागों में पाए जाने वाला एक सींग वाला गेंडा इसी वन का जंतु है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी एवं रेंगने वाले जीव एवं कीड़े पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों का विस्तार भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में है। यहाँ 50 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसमें वृक्ष अपनी पत्तियों को एक साथ 1.5 से 2 महीने तक के लिए गिरा देते हैं, अतः वृक्ष काफ़ी समय तक पत्ता रहित रहते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है। नमी की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा गया है। जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहाँ आर्द्र पर्णपाती वन। इनका वितरण देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल आदि है। इस वन की प्रमुख विशेषता चंदन तथा सागवान का वृक्ष है। बांस, साल, शीशम, खैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत यहाँ पाए जाने वाले अन्य प्रमुख वृक्ष हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के आंतरिक भाग तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की सघनता अत्यंत कम है। इस क्षेत्र को लोगों ने बड़े पैमाने पर खेती एवं अन्य कार्यों के लिए वन और घास के मैदान को साफ कर दिया है। यहाँ मोटे तौर पर नीम, पीपल, सागवान तथा साल के वृक्ष मिलते हैं। पर्णपाती जंगलों में ही खास पशु पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें सिंह, शेर, जंगली सूअर, हिरन और हाथी की प्रधानता है। यहाँ विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, कछुआ आदि पाए जाते हैं। इस प्रदेश में मोर बहुतायत में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जहाँ 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहाँ अनेक प्रकार के कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम क्षेत्र आदि शामिल है। इसके अंतर्गत खजूर, यूफोर्बिया, एकेसिया तथा नागफनी प्रजातियाँ आती हैं। इन वनस्पतियों के लिए पानी की मांग सबसे महत्वपूर्ण है, अतः इसे प्राप्त करने के लिए इनकी जड़ें अत्यंत गहरी होती है। पानी को अधिक से अधिक बचा कर रखा जाए, इसके लिए इनके तने मोटे होते हैं या पत्तियां मोटी, रोएदार या गूदेदार होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ प्राकृतिक वनस्पति के समायोजन का यह अनूठा उदाहरण है। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, जंगली गधा तथा ऊंट जैसे जानवर पाए जाते हैं। पर्वतीय वन। धरातल पर अक्षांश के कारण तापमान में अंतर आता है, उसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाई से तापमान प्रभावित होता है। इस तरह धरातल पर जिस प्रकार अक्षांश के परिवर्तन से वनस्पति का प्रकार बदलता है, उसी प्रकार पर्वत पर बढ़ती ऊंचाई के साथ वनस्पति का प्रकार बदलता है। हिमालय के निचले भागों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन तथा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, लॉरेल तथा चेस्टनट वृक्षों की प्रधानता है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीर, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इससे अधिक ऊंचाई लगभग 3600 मीटर से अधिक पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। इनमें सिल्वर फर, जूनियर पाइन मुख्य है। हिम रेखा और वन रेखा के बीच में घास और फूल के मैदान अवस्थित हैं। गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी इसका प्रमुख उदाहरण है। जैसे जैसे हिम रेखा से निकटता बढ़ती जाती है, वृक्षों का कद घटता जाता है। तेज हवा के कारण वृक्षों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, अंततः इनकी संख्या नगण्य हो जाती है। इसके बाद अल्पाइन घास पाया जाता है। इसका उपयोग गुज्जर एवं बकरवाल जैसी जनजातियां गर्मी में पशुचारण के लिए करती है। जाड़े में जब तापमान एकदम कम हो जाता है, तब ये निचली घाटियों में उतर जाते हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा, हिरन, खरगोश, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, घने बालों वाली बकरियां और भेड़ आदि पाए जाते हैं।
तटीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन के साथ अपने पशुओं के चारण हेतु गर्मी ऋतु में अधिक ऊंचाई पर चढ़कर तथा जाड़े में घाटी में उतरकर पशु चारण की क्रिया को ट्रांसह्यूमन कहा जाता है। मैंग्रोव वन, यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो समुद्र तटीय क्षेत्रों में डेल्टाई एवं दलदली प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ समुद्र का नमकीन जल तथा नदियों के मीठे जल द्वारा लाए गए महीन पंख एवं बालों द्वारा निर्मित दलदली एवं विशेष पारिस्थितिक तंत्र को जन्म देते हैं, जिनमें सुंदरी वृक्ष नामक वृक्षों की बहुलता पाया जाता है। इन वृक्षों की जड़ें पानी के ऊपर तक निकली होती है। ऐसा लगता है मानो पक्षियों के पंजे पानी में धंसे हुए हो। यह वनस्पति गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदरूनी तटीय भागों में पाई जाती है। सुंदरवन प्रदेश में रॉयल टाइगर सबसे प्रसिद्ध जानवर पाया जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुआ, सांप आदि भी बड़ी संख्या में यहाँ पाए जाते हैं। औषधीय पादप, भारत प्राचीन समय से ही अपने मसालों एवं जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध रहा। आयुर्वेद भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति में विभिन्न जड़ी बूटियों का समावेश रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में घरेलू नुस्खे द्वारा भी इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर आम बीमारियों को दूर करने का प्रचलन है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहे हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों को शामिल किया है, जिनमें 52 पादप अति संकटग्रस्त है और 49 किस्में तो नष्ट होने के कगार पर है। अब हम बात करेंगे वन्य प्राणी के बारे में। वनस्पति की ही भांति भारत वन प्राणियों में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है। यह विश्व की कुल वन्य प्राणियों का प्रजातियों का 13% है। मछलियों की भी यहाँ 2500 प्रजातियाँ पाई जाती है, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक स्तनधारी जानवर, उभयचरी तथा रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडा अन्य महत्वपूर्ण जानवर है जो असम के दलदली क्षेत्रों में रहता है। कच्छ के रण तथा थार की मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट पाए जाते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत के जंगलों में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर और बाघ दोनों ही पाए जाते हैं। गुजरात के गिर जंगल में भारतीय सिंहों का प्राकृतिक निवास स्थान है। भारतीय बाघ का निवास स्थान पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, मध्य प्रदेश, झारखंड तथा हिमालयी क्षेत्रों के वन प्रदेश हैं। लद्दाख के ठंडे प्रदेशों में याक पाया जाता है, जो गुच्छेदार सींगों वाला तथा बोझ ढोने वाला बैल की ही तरह पशु है। नदियाँ, झील तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ तथा घड़ियाल पाए जाते हैं। पूरे विश्व में भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ घड़ियाल पाया जाता है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में दीघा समुद्री तट पर विश्व प्रसिद्ध बड़े बड़े कछुए पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं। मोर, तोता, मैना, सारस, बतख, कबूतर आदि देश के वनों एवं आर्द्र क्षेत्र में रहते हैं। प्रवासी पक्षी, भारत के कुछ दलदली भाग प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत बड़ी संख्या में भारत आते हैं। इनके कुछ मनपसंद स्थान गुजरात में कच्छ का रण, राजस्थान स्थित भरतपुर पक्षी विहार तथा बेगूसराय में कांवड़ झील के पास गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र प्रमुख है। पटना में मोकामा का टाल क्षेत्र भी कई प्रकार के पक्षियों का निवास स्थान एवं क्रीड़ा स्थल है। हमने अपनी फसलों का चयन जैव विविधता वातावरण के संदर्भ में किया है। इसी तरह औषधि पादपों का चुनाव भी प्रकृति में उपलब्ध औषधीय जड़ी बूटी के भंडार से किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति में वर्तमान अनेक पशुओं में से गिने चुने गए हैं।
पशुओं से हमें विभिन्न प्रकार के आहार, परिवहन, कृषि कार्य में मदद आदि प्राप्त होता है। बहुत से कीड़े मकोड़े हमें फसलों एवं फूलों के परागण में मदद करते हैं तथा हानिकारक कीड़ों का भक्षण करते हैं और इस तरह उन पर जैविक नियंत्रण करते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र के सफल संचालन में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण कई पादप तथा जीव संकटग्रस्त हो गए हैं और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है। लगभग 1300 प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। कई वन्य जीवन प्रजातियां भी संकटग्रस्त है तथा कई विलुप्त होने के कगार पर है। पारिस्थितिकी तंत्र की असंतुलन का प्रमुख कारण बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक तथा औद्योगिक अवशिष्ट तथा अम्लीय जमाव के कारण प्रदूषण, लालची व्यवसायियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना आदि है। अपने देश में सरकार ने पादपों एवं जीवों को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जैवमंडल निचय स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 12 की गणना विश्व के जीवमंडल निचय में की गई है। फ्रेंड्स, इसमें SCERT में डेटा पुराना दिया हुआ है, जबकि NCERT में न्यू डेटा दिया गया है, तो हम लोग न्यू डेटा को ही याद रखेंगे। आइए अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न पे। भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, भारत में 47,000 वनस्पति प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।